मैंने विशेषण शुरू करे। अपने रिवाज के अनुसार मैंने पहले लड़कों के सामने विशेषणों की पर्चियाँ रखीं। वे पर्चियाँ पढ़ने लगे। इतने में एक ने पूछा, जी ये विशेषण क्या चीज़ है? मैंने कहा, देखो ना, ये सब विशेषण ही तो हैं, सिर्फ विशेषण। वे मन ही मन मेरी बात का मतलब कुछ कुछ समझ रहे थे। बाद में फिर खेल शुरू हुए। वे विशेषण, संज्ञा और क्रियापद की पर्चियाँ पढ़ने और अलग करने में जुट गए। इसके बाद मैंने उन्हें एक नया खेल सुझाया। देखो भाइयों, मैं जो मंगाऊँ सो तुम लेके आना। मैंने कहा, पेंसिल लाओ। एक लड़का पेंसिल लाया। लाल पेंसिल लाओ। वह लाल पेंसिल लाया। पीली पेंसिल लाओ। पीली लाया। पेंसिल रख जाओ। लड़के ने पूछा, कौन सी? मैंने कहा, लाल। फिर कहा, पीली लाओ, भूरी लाओ, गुलाबी लाओ, लंबी लाओ, छोटी लाओ। वे वैसी पेंसिलें निकाल लाते। मैंने नया पाठ शुरू किया। कोई एक पेंसिल उठाओ। एक पेंसिल उठाई गई। अब ये हरी पेंसिल उठाओ। हरी उठाई। अब वे पीली उठाओ। पीली उठाई। अब लंबी उठाओ। लंबी उठाई। मैंने पूछा, तुमने खास कौन सी पेंसिल उठाई है? ये हरी पेंसिल उठाई है। खास कौन सी ली है? पीली ली है। खास कौन सी ली है? लंबी ली है। मैंने तख्ते पर लिखा, ये खास शब्द है, ये विशेषण है। जो किसी चीज़ के सूचक हैं, वे उस चीज़ की विशेषता और कमी व अधिकता को बताते हैं। विद्यार्थियों ने पढ़ा और पढ़कर सोचा। मैंने नामों और विशेषणों की पेटियां निकालकर उन्हें एक खेल और बताया। संज्ञा का विशेषण ढूंढो और विशेषण की संज्ञा ढूंढो। एक लड़के ने लाल शब्द लिया और नाम की पेटी में से घोड़ा शब्द निकाला और लाल घोड़ा जोड़कर रखा। विशेषणों और नामों की ढेरियों में से इस प्रकार शब्दों के जोड़े बनाने लगे। मैं उनके काम को देखने और कक्षा में घूमने लगा। मैंने देखा कि उनका कोई कोई जोड़ा गलत भी हो रहा था। फिर तो मैंने अपनी भिन्न भिन्न रीतियों से विद्यार्थियों की परीक्षा करके देखा। वे विशेषण का अर्थ मन में समझ चुके थे, इसलिए तत्काल सही सही संज्ञा और विशेषण ढूंढ निकालते थे। साहब ने कहा, भाई तुमने तो अनेक नए खेल खड़े कर दिए। नामों, विशेषणों और क्रियापदों का परिचय भी छात्रों को सुंदर रीति से करा दिया। अच्छा, तो अब तुम उन्हें इनकी परिभाषा भी सिखाओगे या नहीं? मैंने कहा, जी परिभाषा तो सिखा ही चुका हूँ ना। रही व्याकरण में दी गई परिभाषाएं, सो वे तो मैं इन्हें नहीं सिखाऊंगा। आपको परीक्षा में उनसे पूछना भी नहीं चाहिए। हाँ, भेद पूछ सकते हैं। साहब ने कहा, मैं इस विषय की परीक्षा नहीं लूँगा। मुझे तो तुम्हारी ये रीति अपनी सब पाठशालाओं में चलानी है। बेचारे लड़के व्याकरण रट रट कर मरे जा रहे हैं। मैंने कहा, जी व्याकरण सीखते सीखते तो मेरी नाक को दम आ गया था और पिटाई भी खूब होती थी। जब हमसे व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर न देते बनता तो हमारे शिक्षक हमें बुरी तरह पीटा करते थे। साहब बोले, आजकल भी तो लोग इसी तरह पीटते हैं। मैंने कहा, जी आप इस प्रथा को बंद क्यों नहीं करवा देते? साहब बोले, भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है। वैसे कुछ हद तक है भी, पर मेरा मत है। हाँ, लेकिन हम अच्छी तरह पढ़ाएं तो ये मारना पीटना अपने आप ही बंद हो जाए। तुम ही देखो, व्याकरण सिखाते हुए तुम्हें किस किस को सजा देनी पड़ी। अच्छा, तो अब ये बताओ कि सर्वनामों का तुमने क्या किया? मैंने कहा, जी और क्या करना था, छात्रों की छोटा सा खेल सिखा दिया। मैंने उन्हें समझाया, मैं अर्थात कौन? वे बोले, लक्ष्मी शंकर जी। तो तुम अर्थात कौन? श्याम सुंदर ने कहा, अर्थात मैं श्याम सुंदर। मैंने पूछा, वह कौन है? रामचंद्र। ऊपर के सवाल पूछ लेने के बाद मैं तख्ते पर लिखा, मैं लक्ष्मी शंकर, तुम भीमा शंकर, वह धनंजय। हम लक्ष्मी शंकर, भीमा शंकर, श्याम सुंदर, धनंजय। तुम रेवाराम, लक्ष्मण सिंह, टीकम सिंह, देवी प्रसाद। वे उस तीसरी कक्षा वाले मोहन सिंह, मूलचंद, लखीमचंद, रूप सिंह लड़कों ने पढ़ा। मैंने कहा, ये मैं तुम वह सर्वनाम कहलाते हैं। एक ने पूछा, जी सर्वनाम क्या चीज़ है? मैंने कहा, तुम ही सोचो ना। दूसरे ने कहा, साहब मेरा अर्थात लक्ष्मण सिंह का यही मतलब है ना, और लक्ष्मी शंकर जी का अर्थात आपका। तीसरा बोला, तेरा, मेरा, उनका, ये सभी सर्वनाम हैं या नहीं? मैंने कहा, हाँ ये सर्वनाम है। चौथे ने पूछा, लेकिन सर्वनाम का मतलब क्या है? मैंने तख्ते पर लिखा, राम के हाथ में तख्ती है, राम के हाथ में कलम है, राम पढ़ता है,
राम रोज जल्दी आता है। लक्ष्मी शंकर तुम्हारे शिक्षक हैं। लक्ष्मी शंकर तुम्हें पढ़ाते हैं। लक्ष्मी शंकर तुम्हें हवाखोरी के लिए ले जाते हैं। सब ने ये सब पढ़ा। फिर मैंने दूसरे वाक्य से राम शब्द निकालकर उसके उसके शब्द लिख दिया। लक्ष्मी शंकर निकालकर मैं लिखा और क्रियापद में थोड़ा हेरफेर कर दिया। लड़कों ने पढ़ा, मतलब समझ गए। मैंने पूछा, बताओ सर्वनाम किस जगह लिखना चाहिए? किसी ने कहा राम की जगह, किसी ने कहा लक्ष्मी शंकर की जगह। मैंने पूछा, राम और लक्ष्मी शंकर नाम है, क्रियापद है? नाम है। तो राम और लक्ष्मी शंकर नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सर्वनाम। साहब हंस दिए, बोले, भाई तुम शिक्षक तो पक्के मालूम होते हो, तुम बड़े विस्तार और बराबर लगकर हर बात का वर्णन करते हो। मैंने कहा, जी अब तो ये आदत कैसे दूर हो सकती है? वकील तो हूँ नहीं ये थोड़े में समेट लूँ। मैंने देखा साहब अब थक चुके थे। मेरी बातों में उन्हें मज़ा तो खूब आ रहा था। फिर भी मैं चुप हो गया। मैंने याद चाही और उन्होंने दे दी। साहब ने कहा, तुम्हारी कक्षा की परीक्षा में से व्याकरण के विषय को मुक्त किया जाता है, लेकिन अभी काल और विभक्तियाँ तो बाकी हैं। जब ये हो जाएं तब एक बार और आकर सारी बातें सुना जाना। मैं अगले साल इस संबंध में अवश्य कुछ करना चाहता हूँ। मैं भी थका मांदा घर आया और सो गया। छमाही परीक्षा के दिन आए। साहब स्वयं ही परीक्षा लेने वाले थे। वे परीक्षा के शौकीन भी थे। मैंने अपनी कक्षा की तैयारियां कर रखी थी। वे अपने निजी ढंग से। मैंने उनसे आज्ञा मांग ली थी कि सारी पाठशाला की परीक्षा हो चुकने पर भी मेरी कक्षा की परीक्षा ली जाए। मेरी कक्षा की परीक्षा के समय सभी शिक्षक और प्रधानाध्यापक भी उपस्थित रहें। मैंने ये भी चाहा था कि मेरी कक्षा की परीक्षा के समय हर कक्षा के 5-5 विद्यार्थी भी वहाँ मौजूद रहें। परीक्षा के दिन मेरे मन में शांति थी। मेरा कलेजा धड़क नहीं रहा था। मन में पास फेल की दुविधा नहीं थी। मेरे अनुभव के अनुसार तो चिंता का कोई कारण था ही नहीं। विद्यार्थियों से क्या ही रखा था कि हम प्रतिदिन जो कुछ करते हैं आज भी वही करना है। अपनी नाटकीय रीति के अनुसार मैंने सारी व्यवस्था पर्दे की ओट में कर रखी थी। अगले भाग में सबको बिठाने के बाद मैंने पर्दा उठाया। मंच पर दूसरी कक्षाओं के लड़के की कुछ टोलियां बिठाई गई थीं। हर एक टोली को मेरी कक्षा का विद्यार्थी कहानी सुना रहा था। कहानी कहने का काम बारी बारी से चला। हर एक विद्यार्थी ने अपनी कहानी आप ही पसंद की थी। भूल जाने पर देख लेने के लिए किताब पास में रखी थी। वह अपने ढंग से अपनी कहानी विद्यार्थियों को सुनाता था और सुनने वालों के साथ वह भी कहानी का आनंद लूट रहा था। निश्चय ही वह कहानी कहता जाता था, भाव भंगिमाओं के साथ, और अर्थ समझकर वह अपनी कहानी कह रहा था। कहानियाँ पूरी हुई। सब शिक्षक एक दूसरे को देखने लगे। मैंने कहा, यह है मेरी एक परीक्षा। एक शिक्षक ने दूसरे शिक्षक के कान में कहा, किस बात की? मैंने सुना और कहा, भाषा पर काबू की, वार्ता कथन की, रुचि की, स्मृति विकास की और अभिनय की। सब शिक्षक दूसरी परीक्षा की प्रतीक्षा करने लगे। फिर पर्दा उठा। सब छात्र गोलाकार बैठ गए। सामने तख्ते पर लिखा था, अंताक्षरी का खेल। एक ने कविता पढ़ी, दूसरे ने उसके अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली दूसरी कविता पढ़ी। इस प्रकार सारा व्रत पूरा हो गया। फिर वही अंताक्षरी शुरू हुई। साहब ने पूछा, इन्हें आमने सामने क्यों नहीं बिठाया? इसमें दलों की आवश्यकता है? मैंने कहा, जी नहीं, मैंने इस प्रथा को छोड़ दिया है। इससे हार जीत का भाव पैदा होता है। हार जीत से स्पर्धा और स्पर्धा से ईर्ष्या पैदा होती है। जबकि इस रीति में एक छात्र को याद न होने पर उसके बाद वाला छात्र पढ़ना शुरू कर देता है और काम आगे बढ़ता रहता है। एक बार कभी याद ना भी रहा तो दूसरी बार उसे याद हो जाता है। इसके बाद हमने शब्दों का खेल शुरू किया। एक शब्द बोलने पर उसके अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला दूसरा शब्द बोला जाता था और उसके अंतिम अक्षर से तीसरा। ये खेल वैसे तो आसान था, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि किसी एक विद्यार्थी ने गाँव के, किसी ने नदियों के, किसी ने पहाड़ों के, किसी ने मुसलमानों के और किसी ने हिंदुओं के, किसी ने जातियों के, किसी ने ब्राह्मणों के और किसी ने बनियों के ऐसे नाम अपने अपने लिए बोलने को चुन रखे हैं, तब तो सबको एक खेल और भी अनूठा प्रतीत हुआ। मैंने अपने शिक्षक भाइयों से कहा, इस खेल के अंतर्गत मैं अधिक से अधिक शब्द इकट्ठा करने के लिए अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ। मैं उन्हें सुझाता हूँ कि वे नक्शों और शब्दकोश जैसी पुस्तकों पर नज़र डालते रहें। इसमें बहुतेरे शब्द उनकी जबान पर खेला करेंगे। अब बहुधा छात्र खेल खेलने के बदले तरह तरह और भिन्न भिन्न वर्ग के शब्द इकट्ठा करने में ही अपना बहुत सारा समय बिता देते हैं।
वे एक दूसरे को शब्दों को याद भी करा देते हैं और कोई कोई तो शब्द लिख तक लेते हैं। साहब बोले, भाई इस खेल की तह में तो एक महान तत्व मालूम पड़ता है। इस प्रकार के खेल बुद्धि, शक्ति और ज्ञान की वृद्धि के विचार से सब कक्षाओं में शुरू किए जाने चाहिए। इस परीक्षा के बाद मैंने सीटी बजाई और सब लड़के हाथ में झाड़ू लेकर कतार बांधे खड़े हो गए। मैंने झाड़ू के साथ उनसे कसरत करवाई, उन्हें चारों ओर बुहार डालने का हुक्म दिया। वे सारी पाठशाला में फैल गए। जहाँ कचरा देखा भाई उन्होंने झाड़ू लगाया और जो कचरा इकट्ठा हुआ उसे एक टोकरी में भरकर हमारे सामने आ गए। अधिकारी महोदय, शिक्षकगण अचंभे में आकर ये सब देख रहे थे। मेरी कक्षा के विद्यार्थियों की ये भी एक परीक्षा थी। साहब ने पूछा, झाड़ू के साथ कसरत क्यों करवाई? कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा, जी आजकल हमारे देश में गंदगी का बोलबाला है। गंदगी हमारे राष्ट्रीय कलंक है। जब तक इसका साम्राज्य है हमारी दुर्दशा का अंत नहीं हो सकता। इसलिए इसके खिलाफ मैंने अपना मोर्चा लिया है। गंदगी को दूर करने के लिए हमें नियमित रूप से लड़ाई छेड़नी होगी। झाड़ू की ये कसरत तो एक संकेत मात्र है। इन लड़कों का पहला सबक ये झाड़ू कसरत ही है। जब तक हमारा कमरा भली भांति साफ नहीं हो जाता हम अपनी कक्षा में दूसरा काम नहीं करते। अब तो इन लड़कों को भी गंदगी नहीं सुहाती। बात चल ही रही थी कि इतने में लड़के हाथ पैर मुंह आदि धोकर आए और मैंने दूसरी सीटी बजाई। साहब, तुम्हारा ये प्रयोग तो कुछ अजीब ही है। चौथी कक्षा की पढ़ाई का प्रयोग करते करते ऐसी और क्या क्या बातें की हैं तुमने? मैंने कहा, जी मेरे प्रयोग में इन सब बातों की छुट्टी है। चौथे दर्जे की पढ़ाई पढ़ाने से पहले मुझे इन्हें पहले दर्जे की पढ़ाई करवानी चाहिए ना। लड़के दौड़कर बाहर चले गए, पाठशाला के आसपास के पेड़ों पर चढ़ गए। मैंने दूसरी सीटी बजाई, वे कूद कूद कर नीचे आए। तीसरी सीटी पर वे फिर पेड़ों पर चढ़ गए, चौथी पर उतर आए। प्रधानाध्यापक, भाई ये पढ़ाई भी अजीब ही है। ये सब तो बगैर पढ़ाई भी आ जाता है, भला इसमें पढ़ाई क्या है? मैंने कहा, जी आजकल बगैर सिखाए ये भी नहीं आती और हम ऐसी बातें अपने छात्रों को सिखाते भी कब हैं। प्रधानाध्यापक बोले, नहीं ये सच नहीं है। मैंने कहा, अपनी पाठशाला के ये दूसरे लड़के खड़े हैं, पूछ लीजिए कि इनमें से कितने इस प्रकार चढ़ और कूद सकते हैं। बस साहब ने उन सब लड़कों को पेड़ों पर चढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन मुश्किल से 2-3 ही चढ़ सके। मैंने कहा, साहब इन बच्चों को इस प्रकार की बहुत ही तालीम मैंने दी है। ये तमाम बातें मेरी शिक्षा के और मेरे प्रयोग के विषय हैं। फिर जरा हंसकर बोले, साहब परीक्षा पत्र में इन सब खेलों के नाम हैं, इनके नंबर आपको देने होंगे। साहब ने विनोद में ही उत्तर दिया, अच्छा अच्छा, तुम भी मुझसे नंबर मांगोगे? मैंने तीसरी सीटी बजाई और लड़के पाठशाला की अलमारी से लट्टू और डोरियां ले आए और अपने अपने लट्टू घुमाने लगे। गली के बिगड़ैल लड़कों की तरह नहीं, बिना शोरगुल और तकरार किए। वे ये सब खेल खेल रहे थे। वे एकाग्र थे। वे किसी प्रकार की भगदड़ या गलती उनसे नहीं हो रही थी। खेलने के लिए निश्चित स्थान था और उन सबका एक मुखिया था। हम सब बचपन में लट्टू खेले थे, इसलिए हम में से हर एक इस खेल को खेलने में आनंद ले रहा था। साहब ने कहा, भाई ने लट्टू खेलना तुमने कब सिखाया? ये तो बड़ी व्यवस्था और नियम के खेल हैं। मैंने कहा, साहब हमारी सीखने सिखाने की जगह तो नदी का किनारा है। जब उधर हवाखोरी को जाते हैं तो वहाँ ऐसे ऐसे अनेक काम कर लिया करते हैं। हमें खेल खेल में ही ना जाने क्या 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 आ जाता है। साहब ने अंग्रेजी में कहा, तुम बच सकते हो। अभी अभी मैंने पढ़ा कि बालक खेल द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। प्रधानाध्यापक बोले, लेकिन साहब यदि हम सब यही करने लगे तो पाठ्यक्रम का क्या होगा? इस भाई के सिर जिम्मेदारी क्या है? 1 साल तक जैसा पढ़ा सकेंगे पढ़ाएंगे, नहीं तो कह देंगे कि ये तो प्रयोग था, जितना हुआ किया, बाकी ना हो सका ना किया, लड़के नहीं कर सके। और आप भी कहेंगे कि प्रयोग में जितना सिद्ध हो जाए वही गनीमत में। हम तो पाठ्यक्रम की इस जंजीर से बंधे हुए हैं। आप ही तो ऊपर से लिख भेजते हैं कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ, परिणाम ठीक क्यों नहीं आया, पाठ्यक्रम पूरा क्यों नहीं किया गया। साहब तनिक हंसे, मन में कुछ खींचे भी, लेकिन रहे खामोश। मैंने सीटी बजाई। लड़कों ने अपने कुर्ते निकाल डाले। वे कतार बांधे खड़े हो गए। सब तनकर खड़े थे, ठीक और व्यवस्थित, सब साफ सुथरे। ब्राह्मण लड़के की जनेऊ मैली नहीं थी। हाथ मुंह बाल सब बराबर साफ सुथरे थे। किसी की आंखों में कीच नहीं थी। टोपियां धुली हुई थी। साहब ने जरा हंसकर कहा, ये कितने दिनों की तैयारी है? सफाई आदि की ये तैयारी कराने में तो खूब मेहनत करनी पड़ी होगी। मैंने कहा, साहब 6 महीने तैयारी चल रही है। 6 महीनों से मेहनत कर रहा हूँ, आपसे कौन सी बात छुपी है। मैंने दूसरी सीटी बजाई। लड़के कपड़े पहनकर खुश होते हुए एक कतार में खड़े हो गए, नमस्कार करके चले गए।
प्रधानाध्यापक ने जरा कटाक्षपूर्वक कहा, क्या परीक्षा खत्म हो गई? मैंने कहा, जी अभी देर है, आप सब उस कमरे में पधारिए। प्रधानाध्यापक, हाँ हाँ, आपने कुछ दिन हुए वह कमरा हमसे किसी उपयोग के लिए मांग लिया था। आप हम में से किसी को भी अंदर नहीं जाने देते थे। कुछ इकट्ठा कर रहे थे ना आप? मैंने कहा, आप पधारिए तो। प्रधानाध्यापक, मैं भी यही सोचता था, लड़के चीज़ें खाने और रखने में बड़े मशगूल रहा करते थे। मैंने कहा, जी लड़कों ने बड़े उत्साह के साथ ये काम किया है। मैंने उन्हें कह रखा था कि तुम्हें जिस तरह भी सजाना हो उस तरह सजा लो, मैं तुम्हें थोड़ी सलाह नहीं दूंगा। साहब, क्या ये सारी सजावट और रचना विद्यार्थियों ने की है? मैंने कहा, हाँ, लेकिन कैसे संभव है? सजावट तो बड़ी ही कलापूर्ण है। मैं चुप रहा। मेरे काम का परिणाम अब तो स्पष्ट ही अपना जोहर दिखा रहा था। साहब ने कहा, ये तमाम चीज़ें कैसे और कहाँ से इकट्ठी की? छात्रों को प्रकृति का परिचय कराने के लिए ये सब तो बहुत ही उपयोगी है। प्रधानाध्यापक बोले, साहब ये लड़कों को प्राय यात्रा के लिए ले जाते थे, वहीं से सब चीज़ें लाए होंगे। साहब ने कहा, ये तो बड़ा जबरदस्त काम बन गया। अब इस संग्रह को तोड़िएगा मत, ये तो सारी पाठशालाओं के लिए उपयोगी होगा। हम शिक्षकों से कहेंगे इस संग्रह को बढ़ाकर और भी बड़ा बनाएं। प्रधानाध्यापक मन में गुनगुनाए, और फिर पढ़ाएंगे कब? लड़कों ने संग्रहालय की सूची तैयार की। साहब उसे पढ़कर बहुत खुश हुए, कहने लगे, लड़के तो इनाम के लायक हैं। मैंने कहा, जी इस संग्रह को तैयार करने का आनंद ही इनका इनाम था, ये सारा संग्रहालय ही इनका है। साहब तो भी मैं कुछ नहीं बोला। कमरे के कोने में मिट्टी के कुछ खिलौने रखे थे। साहब बोले, ये किसने बनाए हैं? मैंने कहा, जी इन लड़कों ने ही। इस कमरे में यहाँ से वहाँ तक मेरा कुछ भी नहीं है। प्रधानाध्यापक ने कुछ सोचते सोचते कहा, साहब ये सब हम भी तो कर सकते हैं, लेकिन फिर छात्रों को पढ़ाएं कब? इतने में गत्ते के कुछ टुकड़े ले आया। एक गत्ते पर लड़कों के उस समय के अक्षरों के नमूने थे जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी, और दूसरे पर कल के ताज़ा अक्षरों के नमूने थे। गत्ते पर लिखा था, अक्षर प्रगति सूचक पत्रिका। सबको अक्षरों की यह प्रगति अच्छी मालूम हुई, पर एक शिक्षक ने दूसरे कान में कहा, अरे ये तो खास खास लड़कों से धीरे धीरे जमवा कर लिखवाए होंगे। मुझे उन शिक्षक पर यह विचार खटका, पर मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की। मुझे तो उनका विचार बहुत ही तुच्छ लगा। साहब, भाई तुमने परिवर्तन सुधार किस प्रकार किया? मैं, जी भिन्न भिन्न उपायों से। साहब, तुम्हारे उन उपायों को पाठशाला में सम्मिलित किया जाए तो कैसा रहेगा? मैं, हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। फिर मैं दूसरी पुस्तक लाया। उसमें पिछले 6 महीने में विद्यार्थियों ने कुल जितनी पुस्तकें पढ़ी थी उसकी सूची थी। पुस्तक के हर पन्ने पर विद्यार्थी का नाम था। विद्यार्थी ने स्वयं पुस्तक पढ़ने के बाद पुस्तक का नाम अपने हाथों से उसमें लिख दिया था। साहब ने सूची देखी तो उन्हें आश्चर्य हुआ, इतनी पुस्तकें पढ़ी और इतने इतने विषयों की, ये कब पढ़ी? जी हाँ, इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं, सो भी मेरी आंखों के सामने। साहब ने पूछा, प्रधानाध्यापक जी आपकी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने इन 6 महीने में कितनी पुस्तकें पढ़ी होंगी? प्रधानाध्यापक जी बोले, साहब पढ़ें कैसे? वे दूसरी पुस्तकें पढ़ने में लगे तो इतिहास, भूगोल, रेखागणित आदि का क्या होगा? ये सब कब याद किए जाएंगे? साहब बोले, नहीं, लेकिन कुछ सोच रहे थे। मेरी ओर देखकर कहने लगे, तुम्हारे छात्र भाषा में बगैर परीक्षा के ही पास किए जाते हैं। कहो अब क्या बाकी है? मैंने विद्यार्थियों का एक हस्तलिखित मासिक पत्र उनके सामने पेश किया। साहब ने पूछा, क्या ये सभी लेखन छात्रों के हैं? जी हाँ। ये 1-2 कविताएं हैं, सो भी? जी हाँ। अभी अभी मेरे कुछ छात्र कविता लिखने की कोशिश करने लगे हैं, लेकिन उनकी कविताओं को तुम सुधारते भी हो या नहीं? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं किया जाता। जैसी लिखी है वैसी प्रकाशित भी की गई है। और लड़के ये सब अपने मस्तिष्क से लिखते हैं या कहीं से नकल करते हैं, या तुम इन्हें बताते हो? नकल करने से मतलब? मैं तो उनसे कहता हूँ कि जो चाहे वो लिखो, जो सूझे लिखो, सब लिखा जा सकता है। और जो लिखो प्रकाशित करो। उन्हें सबके लेख पसंद आते हैं और मैं सब प्रकाशित भी कर देता हूँ। पिछले 3 महीने से हर महीने ये काम होता है। हाँ, इस अंक को छमाही परीक्षा में रखा जरूर है, लेकिन ये खास परीक्षा के लिए तैयार नहीं किया गया है। साहब ने प्रसन्नता से सिर हिलाया और कहा, बहुत ही सुंदर काम है। मेरी तरफ देखकर बोले, भाई तुम विलक्षण काम करके दिखलाते हो। 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच गए? प्रधानाध्यापक ने धीरे से कहा, अब गणित, भूगोल और इतिहास की परीक्षा कब होगी? हम सब दोपहर को हाजिर रहें। शायद प्रधानाध्यापक ये कहकर मुझ पर कटाक्ष करना चाहते थे। मैंने अभी गणित और भूगोल और कुछ भी नहीं किया था। प्रधानाध्यापक जी को इसका पता चल चुका था। मैंने कहा, जी भूगोल और गणित मैं अभी कुछ नहीं कर सका हूँ, लेकिन 12वें महीने तक ये काम भी करके दिखा दूंगा। इतिहास में कुछ थोड़ा काम हुआ है। प्रधानाध्यापक, ओहो,
तो ये कहिए ना कि अभी बड़े बड़े सब विषय तो रह ही गए हैं। साहब प्रधानाध्यापक जी, वे तो आपकी दृष्टि से हैं, इन महाशय की दृष्टि से नहीं। आपके विचार में तो इतिहास, भूगोल, गणित और पहाड़ों में ही सारी पढ़ाई समझ आती है। क्यों साहब, यही बात है ना? साहब को जरा मौज में देखकर प्रधानाध्यापक ने जवाब में कहा, लेकिन साहब आपकी दृष्टि भी तो ऐसी ही है। आप भी इन्हीं विषयों में हमसे परीक्षा चाहते हैं। सब परस्पर विरोध करते हुए उठे। मेरी कक्षा की छमाही परीक्षा पूरी हुई। जाते समय साहब ने मुझसे पूछा, तुम्हारा परीक्षा पत्र कहाँ है? मैं बोला, जी वह तो तैयारी नहीं किया गया। साहब, अच्छा, तो तुम्हारी कक्षा परीक्षा से मुक्त की जाती है। छमाही परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अपनी पाठशाला के शिक्षक भाइयों के साथ बैठा एक दिन मैं उनसे बातचीत कर रहा था कि चंद्र शंकर ने कहा, सच कहता हूँ, मुझे तो आप एक अजीब आदमी मालूम पड़ते हैं। मैं मानता हूँ कि आपका प्रयोग सफल हुआ है। हमें विश्वास नहीं होता कि प्राथमिक शाला की पढ़ाई में भी कुछ सुंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं। भद्रशंकर बोले, भाई ये तो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं ना, अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं और नए नए प्रयोग करते हैं। चंपकलाल ने कहा, सो तो करते ही हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें न रुपये पैसे की चिंता है, न परिणाम की परवाह। इनके प्रयोग असफल भी रहे तो इन्हें कौन सी सजा भुगतनी पड़ती है। बेड़ीलाल कहने लगे, भैया प्रयोग करें कैसे, फुर्सत तो मिलती ही नहीं। इतनी बातें सोचने और ये सब तैयारी करने के लिए समय किसके पास है। हम करें भी तो क्या, ट्यूशन हमें करनी पड़ती है, शाम को रोज़ बड़े साहब के घर हाजिरी देनी पड़ती है, घर के बाल बच्चों की हिफाजत और जात जमात में शिरकत करनी पड़ती है। इतना सब करने के बाद कम वक्त ही कहाँ रहता है कि कुछ करें। ये तो अकेले हैं, फक्कड़ हैं, यही ऐसा कर सकते हैं। अंत में मैंने कहा, भाइयों हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वे पहले नहीं थी। सूरत बदलने का ये काम मनुष्य नहीं तो क्या है। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। ये जरूरी नहीं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकें। ये तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तो ऐसे बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपक लाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वालों को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी नहीं हो सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए करता हूँ, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्यक्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बात के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। और भाई बेणीलाल जी, जात जमात में आने जाने और गप्पे हाँकने के लिए कोई फुर्सत चाहता भी है क्या? ये भी कोई काम है? बड़े साहब के घर रोज़ रोज़ जाने की ज़रूरत ही क्या है? अब अच्छा काम करके दिखाइए, वे अपने आप खुश हो जाएंगे। खुशामद से भी कोई खुश होता है? खुशामद तो वे करते हैं, वो काम नहीं करना चाहते। यदि पाठशाला में हम अपने छात्रों को अच्छी तरह पढ़ाएं तो किसी को ट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों रहे। हम नहीं पढ़ाते, इसी से ट्यूशन की आवश्यकता होती है। शिव शंकर बात काटते हुए बोले, लेकिन भाई जिन्हें वेतन ही कम मिलता हो उनका क्या? आप तो मुंह मांगा वेतन पाते हैं, लेकिन हमारा तो गुजारा भी नहीं हो पाता। मैंने कहा, आप ज़्यादा वेतन मांगिए, आपको मिलेगा। जी हाँ, वेतन तो नहीं मिलेगा, हाँ नौकरी छुट्टी जरूर मिल जाएगी। मैंने कहा, यदि सब शिक्षक मिलकर अधिक वेतन की मांग रखें तो देखें कि कितनों की छुट्टी हो जाती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अलग किए जाने से पहले आप खुद ही अलग क्यों नहीं हो जाते। आप लोग ज़रा बेफिक्र रहना सीखिए। मेरी सफलता का एक कारण ये भी है कि मैं बेफिक्र रहता हूँ, अनासक्त रहता हूँ। भद्रशंकर ने कहा, और फिर पेट पूजा किस तरह होगी? मैं बोला, पेट पूजा जिसने पेट दिया है वह खाने को भी देगा। हमें थोड़ी हिम्मत चाहिए, धंधों की कौन सी कमी है। मैं तो झाड़ू लगाकर भी पेट भरना पसंद करूँगा। आपकी तरह आधा भूखे रहना मुझसे सहन ना होगा। आप लोगों के वेतन भी कोई वेतन है? विश्वनाथ बोले, अजी साहब, एक जगह खाली होती है तो 100 उस पर टूट पड़ते हैं, आपको कुछ पता भी है? मैंने कहा, हम उन टूट पड़ने वालों का विरोध करेंगे। हम उन्हें अपना चार्ज देंगे, तभी ना वे काम कर सकेंगे। हम नए आदमियों को अपना चार्ज लेने ही क्यों देंगे? हम पाठशाला की चारों ओर 24 घंटे पहरा देना कबूल करते हैं, पर जिस गड्ढे में हम पड़े हुए हैं उसमें दूसरों को कैसे गिरने देंगे? उनके पैर पकड़कर हम उन्हें समझाएंगे, वहाँ से आप लौट जाइए, कोई दूसरा धंधा ढूंढ लीजिए, इस भूखे धंधे में ना फंसिए, इस खुशामद खाने में मत आइए, इससे दूर रहिए। फिर तो घंटों इस तरह की चर्चा होती रही।
आज मैंने देखा कि मेरे साथी शिक्षकों में कुछ नया उत्साह आया। मैंने सोचा चलो पुराने ढर्रे की गुलामी की जड़ें कुछ तो ढीली हुई। अब मैं भूगोल सिखाने पर विचार करने लगा। मैंने भूगोल की पाठ्य पुस्तक देखी और निराशा से एक ओर रख दी। पाठ्यक्रम पढ़कर मन को कुछ ठेस लगी। लड़कों को नदियों और पहाड़ों के नाम व्यर्थ क्यों रटाए जाएं? खुद मुझे भी ये सब कहाँ याद है। कल स्वयं डिप्टी डायरेक्टर महोदय भी नक्शे में ऑस्ट्रेलिया का रास्ता ढूंढ रहे थे। बचपन में रटा हुआ भूगोल किसे याद रहता है। मैंने सोचा मैं ये भूगोल पढ़ाऊँ ही नहीं तो। खुद मुझे भी सच्चा भूगोल तभी समझ में आया जब मैं अफ्रीका गया। उसके बाद ही मेरी भौगोलिक आंखें खुली। आज मुझे भूगोल में बहुत ही दिलचस्पी है। भूगोल मुझे अत्यंत उपयोगी मालूम पड़ता है, लेकिन इन विद्यार्थियों को ये सब अभी से क्यों समझाऊं, क्यों पढ़ाऊं? इस पाठ्यक्रम के अनुसार तो मैं चल ही नहीं सकता। इस पाठ्य पुस्तक देखकर तो मुझे हंसी भी आ जाती है। तो क्या डायरेक्टर साहब से मिलूं? अपने ढंग से विद्यार्थियों में भौगोलिक रुचि और दृष्टि उत्पन्न करने की अनुमति उनसे लूँ। मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास गया। साहब ने पूछा, कहिए आज कैसे? मैंने कहा जी, भूगोल पाठ्यक्रम से भूगोल का विषय ही क्यों नहीं हटा दिया जाए? भाई ये तो नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम में भूगोल बहुत ही महत्व का विषय है। इतिहास की अपेक्षा भी आज भूगोल ही काम की वस्तु है। हमारे प्रयोग में विषय छोड़ देने की बात नहीं है, अच्छी तरह विषय पढ़ा देने की बात है। तुम चाहें जिस रीति से पढ़ाओ, लेकिन दूसरे शिक्षकों को विश्वास करा दो कि भूगोल एक सरल विषय है और अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है। डायरेक्टर साहब ने बड़ी कुशलता से मेरा मुंह बंद कर दिया। फिर भी मैंने कहा, जी पर यह पाठ्यक्रम तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने ढंग से भूगोल सिखाऊंगा। आशा है आपको इससे निराशा नहीं होगी। साहब ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। कुछ देर के बाद उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, लक्ष्मी शंकर, तुम्हारा क्या ख्याल है? इन परीक्षाओं के संबंध में तुम क्या सोचते हो? नवीन शिक्षण के हिमायती तो परीक्षा का अत्यंत विरोध करते हैं और इसकी बुराइयां वास्तव में भयंकर हैं भी। पर हमें तो शिक्षा विभाग चलाना है। हम परीक्षा को कैसे हटा सकते हैं? हमें परिणाम की भी आवश्यकता है और हम परीक्षा न लें। संभव है कि शिक्षक मन लगाकर पढ़ाना ही छोड़ दें? यदि कोई शिक्षक, कोई श्रेष्ठ शिक्षक पढ़ाता भी रहे तो वह पढ़ाना जानता है या नहीं, परीक्षा के अभाव में हमें कैसे पता चलेगा? और इस सब के अलावा ये जानने का भी कोई तरीका तो होना चाहिए कि विद्यार्थी ने पढ़ने में कुछ तरक्की की है या नहीं। इस कठिन समस्या के संबंध में तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा, जी आपकी समस्या वास्तविक है। जब तक चाहें जो विद्यार्थी पढ़ता है और चाहें जो शिक्षक पढ़ाता है, तब तक परीक्षा की आवश्यकता भी रहेगी। परीक्षा हटाई तो तभी जा सकती है विद्यार्थी दिल की उमंग के वश में होकर पढ़ने आए और सामने से पढ़ाने में कुशल कलाकार शिक्षक भी उमंग से पढ़ाने बैठें। लेकिन आजकल की स्थिति में तो परीक्षा के प्रवेश की पूरी गुंजाइश है। डायरेक्टर साहब ने कहा, तो भाई मैं इस संबंध में कुछ सुधार करना चाहता हूँ। मैंने कहा, आज आप केवल छमाही और सालाना परीक्षा लेते हैं, इसके बदले मासिक परीक्षा लेना शुरू कीजिए। यदि विद्यार्थी के लिए परीक्षा की कसौटी पर कसा जाना आवश्यक ही है, तो परीक्षा का जितना विशेष परिचय उसे होगा, उसका त्रास उतना ही घटेगा। अति परिचय से त्रास भी सहन करने योग्य बन जाता है। दूसरे परीक्षा होशियार विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए नहीं, बल्कि कच्चे और कमज़ोर विद्यार्थियों को जगाने के लिए, उनकी कमजोरी का ठीक पता लगाने के लिए ली जाए। दृष्टि बिंदु का ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है। तीसरे, जिन विद्यार्थियों को विश्वास हो कि वे अपने विषय को जानते हैं, उन्हें परीक्षा से मुक्त रखा जाए। विद्यार्थी स्वेच्छा से अपनी कमजोरी की जांच के लिए परीक्षा दें। उन्हें समझा दिया जाए कि अपनी कमजोरी की जांच नहीं करेगा, उसे कमजोरी दूर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा उन्हीं विषयों की ली जाए जो परीक्षा द्वारा जांचे जा सकते हैं। बाकी विषयों को परीक्षा से मुक्त रखा जाए। परीक्षा के संबंध में मुझे कुछ और भी कहना था, लेकिन साहब के भोजन का समय हो चुका था और वे उठ खड़े हुए थे। अंत में हंसते हंसते वे कहने लगे, अच्छा तो इस संबंध में हम एक बार और विचार करेंगे। अब एक बार सब शिक्षकों के सामने तुम इस पर एक भाषण भी दो। मैंने उन्हें नमस्कार किया। मन में सोचता हुआ चल दिया कि सिर्फ भाषण सुनकर सुधरने वाले शिक्षक हैं कहाँ। परीक्षा के मुंह से उन्हें मुक्त करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी अगर किसी तरह संभव है तो वह सिर्फ डायरेक्टर साहब की आज्ञा से ही संभव है। लेकिन वे बेचारे तो मैंने विशेषण शुरू करे। अपनी रिवाज के